तो आइए बढ़ते हैं इस खास चर्चा की ओर। बढ़ते हैं एक चर्चा विश्व गुरु की ओर। प्रणाम दादाश्री जी। आज यहाँ शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम में आकर इस सुरम्य वातावरण में इस महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ बातचीत करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार जी। ये जो वादियाँ हैं यहाँ पे पूरी आसपास भीमा शंकर महादेव की कृपा और देवी माँ की मंदिर के साथ, ये ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा और इस महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। दादाश्री जी, पूरा देश सरकार भी भारत के आर्थिक विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है। सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं। आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस भी इस तरह काम कर रहे हैं और कई वर्षों से आप इस पे बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अगर हम अपने जीडीपी के इकोनॉमिक मैक्रो पैरामीटर्स देखें, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी कंटिन्यूअसली 7% से ऊपर है। फिस्कल डेफिसिट अगर देखते हैं, जो आर्थिक मूल्य जो पैरामीटर्स होते हैं वो सब बड़े अच्छे हैं। फिस्कल डेफिसिट 4.4% है। जो डेट है वो भी कंट्रोल में है। सरकार लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर गवर्नमेंट में एफिशिएंसी है। लेकिन आर्थिक विकास के लिए और भी कई तरह के साथ में आवश्यकता है। अगर पॉलिसी ने अपना काम कर लिया तो उसके बाद आर्थिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें लगती हैं जो बहुत आवश्यक है देश के विकास के लिए? एक तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपको प्रणाम है और वातावरण यहाँ का जो आध्यात्मिक है और इस आध्यात्मिक वातावरण का उपयोग जो आपके भीतर आपने महसूस किया, अनुभव किया, उसी को लेके आगे चलने का एक प्रयास है जिसमें आप हम यहाँ बैठे हैं और चर्चा जो हम करना चाह रहे हैं, कुछ समय से हम कर रहे हैं, उस चर्चा का जो मूल उद्देश्य है, जो दिशा है, वो बहुत ही स्पष्ट है हम सभी के लिए, वो है विश्व गुरु की ओर। अब मैत्री बोध परिवार की जब स्थापना हुई है, स्थापना का उद्देश्य यही है कि हम विश्व गुरु भारत देश को होते हुए देखें, उस स्थान पर पहुँचते हुए देखें। तो हर चर्चा जो यहाँ पर होती है या बाहर पर भी होती है, नुक्कड़ पर भी होती है या घर मोहल्ले में होती है या सरकार के भीतर है, किसी दूसरे ग्रुप में है, इंस्टीट्यूशन में है, हर जगह जब ऐसी कुछ चर्चा होती है, वो चर्चा का जो अंतिम ध्येय जो है, उसकी पूर्ति जो है, वो विश्व गुरु के स्तर तक ही पहुँचना चाहिए। और उसी भाव से हम आज यहाँ बैठे और वो आध्यात्मिक अनुभूति लेते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँ। और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा यहाँ पर कि पॉलिसी तो चल रही है, काम कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं या लोग अपना सुझाव देते हैं और देश की सरकार, हर देश की सरकार तो राज्य स्तर पे है या राष्ट्र के स्तर पर है, सभी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं, हाँ। जो अमेरिका है या ब्रिटेन है या हर जगह पे आप देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है बहुत सारी, कुछ ना कुछ अपने देश के लिए वो अच्छा करना चाह रहे हैं। पर जब आप सभी को देखते हैं, सभी देशों को और उसमें एक विशेष देश जो है वो भारत है। हाँ जी। तो अब आपकी जो आर्थिक नीति हो या पॉलिसी हो, इस पॉलिसी के साथ एक विशेष गुण तो होना ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं तो आप दूसरे जो देश है उसके जैसे रहेंगे। तो कैपिटलिज़्म एक जो देश है अमेरिका वो फ़ॉलो करते हैं। हर एक अपने-अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारत देश कौन-सी नीति को फ़ॉलो करते हैं? ये भारत देश की ये नीति है। क्या जो बाहर दुनिया में जो हो रहा है, जिस नीति पर वे जो काम कर रहे हैं, उसी नीति के अनुसार भारत देश को काम करना चाहिए? तो उसका जवाब नहीं है। भारत देश के पास ऐसी क्या विशेषता है, जिसके आधार पर आप अपनी आर्थिक प्रगति कर सकते हो? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल। तो आप पॉलिसी बनाएँ, अच्छा काम करें, पर फिर भी आर्थिक विकास के लिए भारत देश को अपने भीतर झाँकना पड़ेगा।
मार्ग ढूँढना पड़ेगा, नींव क्या है, मूल क्या है, कि भारत बिल्कुल। देश की नींव कहाँ तक पहुँचती है, थोड़ा-सा आपको इसके पीछे, है ना, एक उसकी जो पृष्ठभूमि है, थोड़ा अभ्यास करेंगे, तब पता चलता है कि भारत देश तो बहुत सालों से, लाखों सालों से यहीं पर है। समुदाय, समाज, धर्म, सब कुछ परंपराएँ, सब कुछ इसी देश से आगे चली है। तो अब हमें ये देखना है कि नीतियाँ एक जगह पे है, भारत देश को अपना एक विशेष गुण जो सभी देशों से भिन्न करता है, उसको खोजना पड़ेगा, उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा और उसके हिसाब से सभी को दिशा देना पड़ेगा। हाँ जी। यही सरल यही मार्ग है। तो दादाश्री जी, जैसे सरकार अपना काम कर रही है, हुँ, सरकार एक इकोसिस्टम बनाती है, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुँ, करती है। हुँ, सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 साल में बहुत महत्वपूर्ण काम भी किए हैं। आप देखिए, रोड्स बन रहे हैं, रेलवेज़ बन रहे हैं, एयरवेज़ बन रहे हैं, वाटरवेज़ बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मेट्रोज़ बन रही हैं। अब अ, करंट बजट में सनराइज़ सेक्टर्स के रूप में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हुँ। के ऊपर सरकार काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी। क्या सरकार कंटीन्यूअस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट करके देश की आर्थिक प्रगति को अचीव कर पाएगी? अगर हमारा जो आंतरिक वैल्यू सिस्टम है, जो एथिक्स सिस्टम है, फैमिली वैल्यूज़ है, ये सारे जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उनको भी अलाइन करके आगे नहीं बढ़े, तो क्या हम समग्रता से विकास के रास्ते पे जा सकते हैं? देखिए, अब आपकी बातों से ऐसे लगता है कि जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी, इट इज़ अबाउट मेकिंग मोर मनी, वेल्थ, या कि देश आर्थिक स्तर पे समृद्ध हो। हाँ जी। ये बात हम समझ पा रहे हैं। पर ऐसे लग रहा है कि वो प्रायोरिटी है और सेकेंडरी जो बात है, वो वैल्यू सिस्टम है। ये इस तरह से बात आती है और लोग ऐसे ही बात करते हैं, जनरली, और जनरली वो होता रोल्स भी डिफाइन करते हैं। जी। सरकार का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है, हुँ। धार्मिक संस्थाओं का क्या रोल है। जी, हाँ, पर ये देखो ना, ये सेकेंडरी है कि ये साथ-साथ चलेगा। पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ज़रूरी भी है कि भारत देश अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे देखें आप, तो दूसरे देशों से पीछे तो ज़रूर है। तो ये बात तो हम समझ रहे हैं, पर साथ-साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है, वो कैसा है? क्या उसको भी हमने तैयार किया है कि नहीं किया है? है ना? आपने मशीन लेकर आए और मशीन का उपयोग कैसा करना है पता ही नहीं है। आपने कंप्यूटर रख दिया अपने सामने, बट हुँ, पता ही नहीं इसको ऑपरेट करना नहीं करना है ना? दवाइयाँ, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर पेशे से हूँ। डॉक्टर को पता है कि पैरासिटामॉल किस वजह के लिए दिया जाता है। तो आपको जो भी दवाइयाँ हैं डॉक्टर बताते हैं, आप इसके लिए ये कीजिए, इसके लिए ये कीजिए, उसके लिए ये कीजिए। पर ये काम देखते-देखते कंपाउंडर भी सीख जाता है। वो 15 साल, 20 साल देखते हैं, जब पेशेंट आता है वो सिर दर्द कहता है तो वो लाल वाला पैकेट देते हैं। वो फ़ीवर कहता है, बुखार है, तो पीला वाला पैकेट देते हैं। तो वो कंपाउंडर थोड़े दिन के बाद वो भी ये काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब बात ये है कि यहाँ पर जो उपयोग में लाने वाले जो लोग हैं, क्या वो सही मायने में जागरूक है कि नहीं है? या कंपाउंडर जैसे लोग बनने वाले, हमको पता है ये कैसे करना है, ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है, हम चला लेंगे, हम कर लेंगे। तो हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसका जो आधार जो लोग हैं, क्या लोग सही मायने में जागरूक है कि नहीं है? इसका भी विचार करना ज़रूरी है और प्रथमतः इसी के ऊपर काम करना चाहिए। जब लोग तैयार होते हैं, आने वाले विकास को देखकर विकास अपने आप ही आ जाता है, आप देख लेते हो। घर में भी एक परिवार भी है, परिवार ने आर्थिक समृद्धि कर ली, पति-पत्नी है और 3-4 बच्चे हैं और वो बैठे हैं घर पे और घर में पैसे आ रहे हैं, आर्थिक स्तर पर बहुत कुछ वो प्राप्त कर चुके हैं। पर जो बच्चे हैं उनको पता नहीं पैसों का उपयोग कैसा करना है, कि इन्वेस्ट करना है कहीं पर, निवेश करें या बस खर्च कर लें, गाड़ियाँ खरीद लें या और नए घर खरीदें, उनको कल्पना नहीं है, आइडिया नहीं है कि कैसे करना है। तो आप जितनी भी समृद्धि करें पर उसका जो अंतिम जो भोग लेने वाला व्यक्ति है, अगर वो सही मायने में तैयार नहीं है, तो बड़ी से बड़ी सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। मतलब पहले भी इतिहास में ऐसे ही हुआ है। हाँ जी। आप अगर मैप भी देखते हैं, शुरुआत से भी डच, अगर आप देखते हैं सबसे रिचेस्ट जो कंपनी आज इस समय तक जो बनी है, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1602 में बनी थी।
अब उस कंपनी में इतनी समृद्धि कर ली, देश भी इतना आगे बढ़ा, पर कुछ सालों के बाद 150-200 साल के बाद वो बंद हो गई, क्योंकि भीतर ही भीतर अस्थिरता आ गई, देश के भीतर। उसके बाद ब्रिटिश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड ये सारी कंट्रीज़ ये आई और उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया कि हम यहाँ से आगे चलेंगे और वो उन्होंने डोमिनेट किया संपूर्ण विश्व को एक समय पर। और उसके बाद फिर आप आज देखते हैं जो अमेरिका है, जो 1945 के आस-पास उन्होंने अपना काम शुरू किया। पर जैसे आप समृद्ध होते हैं और आपके लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, समृद्धि मतलब क्या? आर्थिक विकास मतलब क्या? इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर आप उसको न्याय नहीं कर पाते। अब अमेरिका जिस तरह से काम कर रहे हैं और करते-करते उनको भी कहीं न कहीं फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। जैसे वॉर में जाते हैं, वियतनाम या अफ़गान वॉर है, वहाँ पर उनके भी पैसे फिर लॉस होते हैं और फिर वो आगे चल नहीं पाते। तब तक अब चाइना एक अगली जो कंट्री है, वो खड़ी हो रही है यूएस के सामने जब अपनी कई चुनौतियाँ। हाँ। तो उनमें ये दोनों भी देश हैं, जो दोनों अपने हिसाब से ठीक भी है, अपनी-अपनी पॉलिसीज़ हैं। पर वो दोनों भी तैयार हो चुके हैं उस काम को आगे लेके चलने के लिए। अगर हमें उस स्तर पे पहुँचना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोगों को पहला तैयार करें। इससे पहले प्राथमिकता दें आप। और जब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ-साथ लोग भी समझें कि इसका उपयोग मुझे क्या करना है। उपयोग करने वाला व्यक्ति अगर सही नहीं होगा, तो वो गलत काम भी कर सकता है। और वो सही काम भी कर सकता है। आप इतना अच्छा समृद्ध देश कर रहे हैं और इतना अच्छा काम ज़रूरी भी है समय के अनुसार, पर लोगों को कौन तैयार कर रहा है? हाँ जी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये मिसिंग लिंक है आज इस वक़्त भी, कि सरकार जो वो करना चाहिए वो कर रहे हैं, पर लोगों को तैयार करने वाले, सही दिशा में लेके जाने वाले लोगों की आज भी कमी है। बिल्कुल, ये जैसे मैं तो सामाजिक रूप से मेरे 50 साल से ऊपर हुँ, कई क्षेत्र के सन्यासियों से, आध्यात्मिक क्षेत्र से, सामाजिक हुँ, क्षेत्र के लोगों से जुड़ा। मैंने एक एक तरीका जो डिवीज़न देखा कि कुछ लोग हैं केवल वो कह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से ही देश का उत्थान करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल मटीरियलिस्टिक लाइफ़ में ही इंडल्ज्ड हैं। हुँ, कुछ लोगों के अंतर्गत उनने अपने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के कारण वो देश में अपॉर्चुनिटी कम है, विदेशों में चले गए। लेकिन जब मैं आपके संपर्क में आया या कुछ पिछले 2-3 वर्ष से, तो मैंने देखा कि जो आपका संकल्प है कि देश का समग्र विकास हुँ, होना चाहिए, हुँ, जो भारत को आर्थिक रूप से भी समृद्धि चाहिए, भारत को आध्यात्मिक रूप से भी उसका अग्रसर आगे बढ़ना है। तो ये जो मिश्रण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। अब इसलिए जब बात करते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर का आर्थिक, जब जो उसका जो कनेक्टिविटी की जब बात करते हैं, तो हमारे सामने एक ये भी आता है कि वैल्यू सिस्टम्स हमारे समाज में हरदम रहे हैं। एक समय था तब हम आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध भी थे। ग्लोबल जीडीपी के 25% हम भारत कंट्रीब्यूट करता था। हुँ, ग्लोबल ट्रेड का 28% भारत कंट्रीब्यूट करता था। वैल्यू सिस्टम, एथिक्स समाज में सब था, लेकिन एक कालखंड आया जिसमें विदेशी आक्रांताओं के कारण हम पूरी तरह से जो आर्थिक संपन्नता थी, उसके प्रति जो कमिटमेंट चाहिए या जो जो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, जो उसके प्रति जो सरकार का या जो इकोसिस्टम चाहिए, वो कहीं न कहीं हमारे देश में वो खत्म हो गया। तो अब ये समय है जिसके लिए आप संकल्पित भी हैं, सब लोग मैत्री कल्चरल इकोनॉमिक समिट के अंतर्गत भी पूरा प्रयास भी सब किया जा रहा है कि आर्थिक संपन्नता और आध्यात्मिक विकास, हुँ, इन दोनों का सम्मिश्रण का जो संकल्प है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगा कि हुँ, आपके संकल्प के कारण वो अवश्य पूरा होगा। और फिर भी ये बात आती है कि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सब इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, तो ये जो वैल्यूज इनकलकेट करने हैं, इसकी आवश्यकता तो आपने बताई कि बहुत है। हुँ, उसको किस तरह से हम वैल्यू सिस्टम्स को इंसेंटिवाइज करेंगे समाज में? अल्टीमेटली अगर हमें किसी को कहें कि तो सदा सच बोलो, तो वो तो एक स्टेटमेंट हो गया। बट उसको इंसेंटिवाइज करना है कि तुम सच बोलोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, यू कैन लीड अ बेटर लाइफ। ऐसे फैमिली वैल्यूज़ को एस्टैब्लिश करना है, पेरेंटल केयर को एस्टैब्लिश करना है, जो वैल्यू सिस्टम्स को इंसेंटिवाइज़ करने के किस तरह का
हमें एक इकोसिस्टम उसका भी क्रिएट करना, आंतरिक ढांचा, उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास जो चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा आप बताएँगे तो बहुत जी। अच्छा रहेगा। जी, देखो ये बहुत अच्छा विषय है जो अभी आपने कहा और ये हमारे हृदय के नज़दीक भी है क्योंकि हम एक आध्यात्मिक संस्था होने के कारण लोगों से जब बातचीत भी करते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो यही होता है कि आपके भीतर जो भावनाएँ हैं, विचार हैं, जटिलता जहाँ पर भी दिखती है आपके भीतर उसको सरल करना, आपके जीवन का मार्ग स्पष्ट करके देना आपको ताकि आप अपने जीवन में जो आपने निर्धारित किया है कि मेरा ये उद्देश्य है, उससे मैं प्राप्त कर पाऊँ, वहाँ तक आपको हम लेके चलते हैं। और आपने बहुत ही एक सही बात की जहाँ पर हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप एक अर्थतज्ञ हैं और आपका काफ़ी अनुभव भी हुआ है, सालों से आप इसी क्षेत्र में हो, तो आप उस बात को देख पाएँ। मैत्री बोध परिवार जब काम कर रहा है ना, वो देश को आर्थिक स्तर पे बढ़ने के लिए, सहायता करने के लिए काम भी कर रहा है। बिल्कुल, कि आप आध्यात्मिक बन गए मतलब आप बैरागी हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ। बैरागी संसार क में रह के हाँ, आप रह के काम करना है। बैरागी एक आंतरिक अवस्था है। आप देखें ना, अब जैसे राजा जनक, विदेह मुक्त। राजा जनक इतना अच्छा उदाहरण है, सब कुछ उनके पास था, पर वो मुक्त थे वो। किसी भी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, अपनी राज्य व्यवस्था के लिए कभी भी वे आसक्त नहीं हुए। मेरा कुछ नहीं है। जैसे हम धर्मशास्त्र कहता है राजा ऐसा हो जो जितेंद्रिय हो, तो राजा जनक वो उसी का उदाहरण है हाँ, कि मेरा कुछ नहीं है, भीतर से मैं बैरागी हूँ, लोगों के लिए मैं राजा हूँ। तो वो जो भाव है ना, वो अवस्था है, वो अवस्था इस काम को न्याय करती है जो आप हम दोनों बात कर रहे हैं। अब ऐसे हो सकता है कि इस बात का परिणाम हाँ, कुछ लोग सुने, कुछ लोग नहीं सुने। बात जैसे एक स्कूल में विद्यार्थी बैठते हैं, कुछ विद्यार्थी अपने शिक्षक ने कही हुई बातों को ध्यान से सुनते हैं और कुछ बच्चे नहीं सुनते हैं। तो शिक्षक काफ़ी बार डाँटते भी हैं, पनिशमेंट देते हैं कि आप ये नहीं करोगे, पेरेंट्स को बुलाओ, बहुत कुछ कहते भी हैं, पर कुछ बच्चे पढ़ते हैं। अब आपने भी कहा कि दादा इसको इंसेंटिवाइज़ कैसे करें? क्या उनको हम एक गिफ्ट दें उनको, कैसे समझाएँ? तो शुरुआत में आप कर सकते हो। शुरुआत में अपनी-अपनी जगह पे कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, संस्थाएँ कर सकती है, कि जब भी आप किसी को प्रमोट करते हो, किसी को आगे की रिवॉर्ड हम देते हैं किसी को, कि आपने ये अच्छा काम किया इसके लिए आपको ये रिवॉर्ड मिला। अब अच्छा काम कंपनी में क्या है कि जो भी प्रोटोकॉल दिया है, एसओपीज़ दी हैं और जो प्रॉफ़िट आप कंपनी के लिए लेके आते हो, वो तो एक रिवॉर्ड आप देते ही हो। हुँ, वहाँ पर भी आप कहीं न कहीं एक्नॉलेज करते हो कि हाँ, आपने अच्छा काम किया इसीलिए आपको ये यहाँ पर एक रिवॉर्ड मिला है। तो ये जो भाव इस भाव के ऊपर हम सभी को तो काम करना ही है। हाँ जी, पर उसके बाद भी कुछ बच्चे गुणी होते हैं, होशियार होते हैं जो अपने आप ही कर लेते हैं। उन्हें उसका महत्व समझ में आता है कि नहीं मैं अच्छा रहूँगा, तो मुझे बहुत समय के बाद सही, पर उसका मुझे एक अच्छा फल मिलेगा। ये जो भाव है ये। अब हम जब काम करते हैं हमने इस चीज़ को समझा कि ये जो भाव कहाँ से आता है, इसका सोर्स कहाँ पर है? तो किसी किसी परिवार में इसके ऊपर बातचीत होती है। परिवार में कुछ-कुछ परिवार में ऐसी बातचीत क्यों होती है? क्योंकि उनके पूर्वज, फिर आप पीछे-पीछे जाते हो तो फिर आपको परंपराएँ दिखती है, कि इस फैमिली में इस जगह पे ऐसा ही काम होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी हम ये कहाँ सुनते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं, पर क्या केवल वे ही ऐसा करते थे? तो नहीं, उनकी जनरेशन्स लगी हैं, राजा हरिश्चंद्र तब से ही, कि आप एक बार कहें तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, कमिटमेंट। अब ये जो वैल्यू सिस्टम को बिल्ड करना पड़ता है, धीरे-धीरे लेके चलना पड़ता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने जब नाव बनाने का काम लिया, नाव, नाव बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी कहाँ से आएगी? तो लकड़ी के लिए फिर अपने लोगों को भेजा। जहाँ पर कोई पेड़ गिरा हो, उसी पेड़ की लकड़ी को लेके आना, पेड़ तोड़ना नहीं। अच्छा, ये बताना, अपने लोगों को कहना। और अगर कोई किसान या जिसके पास वो खेती है, जिसने आप पेड़ लगाए हैं, उनसे आप जब लेके आओगे तो देखना कि उनको पैसे देना, मुफ्त में लेके नहीं आना। अब ये जो वैल्यू सिस्टम है,
उस राजा के ऊपर कोई नहीं है हाँ, और उस राजा को समझ गया कि मुझे न्याय के साथ रहना है और अपनी प्रजा के साथ मैं न्याय नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जब आप ऐसे वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हो तो फिर सब आपकी प्रजा भी सीखती है। अच्छा हमारे राजा ने ऐसे-ऐसे काम किया है। फिर उनकी पाठशाला में आता है, शिक्षण व्यवस्था में आता है, रोज़ के जो काम चलता है दिनचर्या उसमें भी ये विषय आता है कि हमारे छत्रपति महाराज ने क्या किया, ये ऐसा-ऐसा काम किया है। किसी से मुफ्त नहीं लेना है। जहाँ पर भी आपको सही लगे वहाँ पर अपना एक मत रखना है, बात रखनी है। इसी से आप वैल्यू सिस्टम को आप तैयार कर सकते हो। ये भारतीय अस्मिता जो है ना कहीं पर खो चुकी है। हुँ, आप जो बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, आक्रांताओं का उदाहरण हाँ, दिया, बहुत सुंदर है ये। हाँ, कहने के लिए आपने एक सहज एक बात कह दी। एक आपने ऐसे कहा कि घटना वो हो गई हुँ, इतिहास में, हुँ, पर हम आपको कह रहे हैं उसका असर जो है आज बहुत डीप है, बहुत ही प्रभावी स्तर पे असर है। हम कहते हैं कि इसके ऊपर और गहराई तक बात होनी चाहिए। आक्रांताओं ने क्या किया? ये नहीं कि हमें कंप्लेंट करना है। नहीं, बात है कि आपको मूल समझना चाहिए कि हमारी गाड़ी जो चल रही थी, अचानक से वो ट्रैक बदल गया और जो मुड़े हैं हम, उस मुड़ने के बाद से अब हमको फिर से ट्रैक पे आने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। लोगों को बताना पड़ रहा है क्योंकि अब उस वक़्त पे जब अंग्रेज़ भी थे अब 1947 तक, हाँ, उस वक़्त पे हमें पता था कि हमारे ऊपर जिनका राज है, वो भारत देश से आए हुए लोग हैं। हुँ, भारत भूमि के लोग नहीं हैं, हमें हुँ, पता था। हमको अवेयरनेस था उस चीज़ को लेके कि ये लोग पराए हैं, हमारे नहीं हैं। आज वे लोग नहीं हैं, आज वे लोग यहाँ पर नहीं हैं, पर फिर भी अब ऐसे हुआ है, हम आज भी वैसे ही गुलाम हो चुके हैं। कैसे? तो संस्कृति के वजह से दूसरी आने की जो आप देखें भाषा से लेके, पहनावा से लेके या वर्किंग कल्चर से लेके प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को कॉम्पिटिटिव जितना बना दिया है, आप देखेंगे ये भी आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। पर आपको ऐसा लग रहा है कि विश्व स्तर पे हम काम कर रहे हैं। पर प्रभाव वैसे ही आ रहा है जैसे 1947 पहले हो रहा था। हुँ, हुँ, आज आपको सिर्फ पता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आज भी ब्रिटिशर्स होते, आप यही करते जो आज कर रहे हो। पर आज वे नहीं हैं। पर नहीं होने के बाद भी आप वही कर हम रहे उनसे इन्फ्लुएंस उनके हैं। प्रभाव में ही कर रहे हैं। प्रभावित हाँ, चलते हम ये नहीं कह रहे आप छोड़ दें। हम ये कह रहे हैं इस भाव को समझे आप। आज भी आप उस गुलामी के साथ ही काम कर रहे हैं फिर तो। हाँ, टेक्नोलॉज़ी आप लें पर वो टेक्नोलॉज़ी आपके ऊपर मतलब हावी ना हो। आप उसी की गुलाम बनकर काम ना करें। आपकी पहचान जो है उसको समझ लें पहले। क्या आप इस भारत देश के भूमि के पुत्र हैं? उसके बाद आपको जो करना है करें। पर आपके संस्कार, आपकी जो मूल पहचान है, वो भारत देश की वजह से ही है। एक अंग्रेज़ी भाषा कहने के वजह से, पहनावा लेने के वजह से या उनके जैसे सूट-बूट में रहने के वजह से आप अपनी पहचान को छुपा नहीं सकते। आप बाहर देश जैसे ही जाते हो तो आपको पहचाना जाता ओह! यू आर हिंदू। वो ये भी नहीं कहते कि आप भारतीय हैं, इंडियन नहीं कहते। हाँ, जैसे आप कहते हो कि आप भारत देश से ओह! यू हिंदू करके देखते हैं। जनरली सभी को देख के वही बात करते हैं। हाँ जी, आप सूट-बूट पहने, कितनी भी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं आप, पर आपकी पहचान भारत देश के बाहर जाते हो, तो भारतीय के रूप में ही देखा जाता है आप। इसी के लिए आपको भारतीयत्व के साथ जीना पड़ेगा। अपने देश का प्रति स्वाभिमान हाँ, क्योंकि देश की पहचान सच में आप देखेंगे गर्व महसूस करने वाली है, लोगों को पता नहीं है। लोग कंप्लेंट मोड पे जाते हैं, क्या देश ने क्या दिया हमें? थोड़ा गहराई में जाइए, आपको देश कितना पता है? अब बात भी वो है ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप देखते हैं, तब से देख रहे हैं आप, या मौर्य साम्राज्य है या गुप्ता साम्राज्य है, आप कितना देख रहे हैं? आपकी इतिहास की यात्रा कितनी है देश को समझने के लिए? अभी मध्य प्रदेश में भी मतलब 30,000 साल पुरानी एक हुँ, केव के भीतर पेंटिंग्स मिली है। 30,000 साल पुरानी मतलब उस वक़्त भी यहाँ पर लोग जी रहे थे, एक्टिवली जी रहे थे। इस देश में, भूमि में लोग थे। क्या आपके पास उसका ज्ञान है? नहीं है, क्योंकि आप सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। आप प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ मतलब एक मज़ेदार बात भी है हाँ, और ये किसी भी बुद्धिजीवी को प्रश्न में डालने वाली बात भी है। अगर प्रभु श्री राम भारत देश में उनका जन्म नहीं होता और अमेरिका में होता, हुँ, हुँ, तो आप मुझे बताएँ अमेरिका प्रभु श्री राम जी को कैसे प्रेज़ेंट करते थे?
पूरी दुनिया में आप बताओ। अगर आप इनको मानेंगे तभी हम आपके साथ ट्रेड डील करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर अमेरिका ऐसा करना शुरू करते, आपको मानना ही पड़ता। हाँ जी, वो किस तरह से उनका नाम पहुँचाते थे और आप किस तरह से पहुँचा रहे हो। प्रभु श्री राम आपके लिए गर्व करने जैसे एक व्यक्ति, आप ईश्वर भी मत देखिए, व्यक्ति के रूप में देखिए आप। बिल्कुल। कहीं पर कुछ तो आपके द्वारा छूट रहा है। आपको शायद अपनी पहचान ही नहीं पता चल रही है, जो काम हमें बहुत ज़ोरों-शोरों के साथ करना पड़ेगा, कि भारतीय अस्मिता, भारतीय पहचान, भारतीयत्व क्या है? उसके लिए बहुत सारा परिश्रम हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा कि मुझे क्यों फ़ॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, इस वैल्यू सिस्टम को क्यों फ़ॉलो करना चाहिए? ये लोगों को बताने का काम हम सभी का है। बिल्कुल। तो जैसे अपनी बात में आया कि जो वैल्यू सिस्टम को इनकलकेट किए बगैर केवल आर्थिक प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोसिस्टम क्रिएट किए बगैर देश प्रगति नहीं कर सकता, विश्व गुरु के स्थान पे नहीं जा हुँ, सकता। वैसे ही केवल वैल्यू सिस्टम के माध्यम से भी बिना आर्थिक पहलू को भी सशक्त किए बगैर देश ग्लोबल लेवल पे स्टैब्लिश नहीं हो सकता। आज अगर भारत के प्रति ये जो हम देख रहे हैं, लोगों का जुड़ाव देख रहे हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, वो अलग-अलग मल्टीलैटरल प्लेटफ़ॉर्म्स पे भारत को स्थान दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि वो मानते हैं कि आने वाले कुछ समय में आर्थिक विकास की एक्टिविटी भारत की तरफ आ रही है। तो इसका दोनों का समन्वय चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वैल्यू सिस्टम इन द सोसाइटी। और उसके लिए हम इंसेंटिवाइज़ भी करते हैं, हम आगे भी बढ़ाते हैं, उसके लिए कई तरह के काम भी कर रहे हैं। देखिए, एक समय था दादाश्री जी जब हम ने आर्थिक विकास किया तो सर्विसेज़, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ग्लोबल लेवल पे आज हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हुँ, सिलिकॉन वैली में गए। हमारे यहाँ भी इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा टेक ऐसी जो कंपनीज़ हैं, टाटा कंसल्टेंसी ऐसे सॉफ्टवेयर में, सर्विसेज़ में बहुत आगे बढ़ी। तो जो हमारा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जिसके माध्यम से आपके का संकल्प भी है कि हम आर्थिक प्रगति के लिए कुछ कैटलिस्ट देखें, कुछ ऐसे प्रोपेलर देखें और वह हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, वह देश की अर्थव्यवस्था को और आगे ले जा सकती है। एक कुछ सेक्टर्स तो हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें हम अगर देखें कि आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, फूड है, फेस्टिवल है, आर्किटेक्चर है, अयोध्या है, वाराणसी है, ऐसे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ काफ़ी स्ट्रांगली होती है। ये एक तरीके से कल्चरल इकोनॉमी हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी कैटलिस्ट के रूप में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए प्रोपेल करेगा। हुँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे लगता है कि चुनौती ये आती है कि क्या जो हमने आपने भी बताया कि ऐतिहासिक रूप से हमारी जो धरोहर है वो कितनी हुँ, उसमें सांस्कृतिक रूप से सिविलाइजेशनल वेल्थ है हमारे पास। तो क्या हमने उस सिविलाइजेशनल वेल्थ को जो उसकी वैल्यूज़ हैं, उनको रियलाइज़ कर लिया है? या उसमें अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है, हुँ, जो कि कई बार चर्चा भी करते हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं कि जो हमारी सिविलाइजेशनल वेल्थ है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को हम पूरी तरह से अभी हम रियलाइज़ नहीं कर पाए और यही आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था को प्रगति के रूप में आगे ले जा सकती है। जी, और इस पे आप भी काफ़ी काम इस विषय पे आगे बढ़ के लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जी। तो इस विषय पे भी मुझे लगता है कि अगर हम इस डायरेक्शंस के लिए आने वाले देश को विकसित करने के लिए क्या रास्ता अपना सकते हैं या अचीवमेंट्स के रूप में आगे ले जा सकते हैं, इस पे थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाश डालेंगे, हुँ, हम लोग चर्चा करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से जी। प्राप्त कर पाएँगे। नहीं, बहुत सुंदर ऐसे विषय पर बात लगातार होनी चाहिए गोपाल जी, और मैं मेरी तरफ से कहता हूँ, एक संस्कारित अर्थतज्ञ है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, जिनके भीतर वो संस्कृति भी है और आर्थिक स्तर पर हम किस तरह से आगे बढ़े, वो इच्छा भी है। अगर आप देखेंगे ना, आप
आपके प्रश्न में कुछ बातें ऐसी हैं जो जिसका उत्तर उदासीन जैसे है, बिकॉज एक दुर्भाग्यपूर्ण ये बात जरूर है कि हमारे पास है तो बहुत, पर हम न्याय नहीं कर पाए। जो मतलब हम आपने कुछ कंपनियों के नाम भी लिए हैं, जो विच इज अ गुड थिंग। यस। जो फॉरेन कंपनीज हैं और वहाँ पर सीईओज इंडियंस हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, और एम्प्लॉयज भी, अगर आप वहाँ पर काम करने वाले जो लोग भी हैं, कर्मचारी, वो भी ज्यादातर भारतीय हैं। पर उससे क्या हमें गौरव महसूस होना चाहिए? तो मेरा जवाब तो नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है। मैं किस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ ये आपको बताता हूँ कि भारत विश्व गुरु, मैं उस दृष्टिकोण से आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ये जो आपने पहला फेज में आपने जो बात की, हाँ। वो एक आधी पहली वाली बात में जो कंपनीज बाहर गांव की है, हम उसके बारे में बहुत बार बात करते हैं भारत हाँ। देश में कि देखो हमारे जो भारतीय लोग हैं वो उन उन कंपनीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं। पर हम उससे इतना ज्यादा बोल देते हैं कि हम जो जो सेकंड पार्ट जो आपने पूछा उसको भूल जाते हैं सांस्कृतिक धरोहर। कि हमारे पास बहुत कुछ है, देश के भीतर बहुत कुछ है, वो कवर हो जाता है, वो छिप जाता है इन सारी अचीवमेंट्स के बारे में बात करके। बिल्कुल। सो जो आपने जो प्रश्न पूछा ये मुझे इसलिए अच्छा भी लगा क्योंकि लोग ऐसे ही देखते हैं, पहले बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की और फिर बात करते हैं हमारे पास भी बहुत कुछ नहीं, है। लेकिन दादाश्री जी, एक इसमें चुनौती के रूप के लिए भी मैं इसको अंडरलाइन भी करना के लिए बोला था कि कई लोग कहते हैं, जब हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं, सिविलाइजेशनल वेल्थ की बात करते हैं, तो वह एक चुनौती के रूप में करते हैं कि आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, ये सब चीजें जो हमारी सांस्कृतिक जी धरोहर है, इनको फाइनेंसिंग चाहिए, इनकी वैल्यूएशन चाहिए, मोनेटाइजेशन करना है, हम्म, शुड वी कमर्शलाइज, जो हमारा जो इसका, इन एक्टिविटीज का कमर्शियल एंगल हमें जी जी लेना पड़ेगा। लेकिन जी जी कुछ लोग कहते हैं कि भाई, अगर आप इनका व्यवसायीकरण करेंगे, आर यू डाइल्यूटिंग देम, तो एग्जैक्टली। वो चुनौती को भी हमें। यहीं पर बात आती है हाँ ना, हाँ। फिर संस्कृति जो की बात आती है, ये इसीलिए बात आपका आती है। बड़ा महत्वपूर्ण जी जी हमारा है कि धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और आर्थिक विकास, जी जी जो हमारा वो पुराना जी ऑब्जेक्टिव था, वो बैलेंस करने जी। की। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, मेपल सिरप करके फेमस है, मेपल सिरप, हाँ। जो खास तौर पे पाश्चात्य देशों में फेमस है और कनाडा में इसे बनाया जाता है और बेचा भी जाता है। अच्छा। तो ये जब बिजनेस चलता है ना, और लोग क्या करते हैं, अपने अपनी जगह पे फार्म बनाते हैं और पेड़ों से सिरप निकालते हैं, बॉटल्स में रखते हैं और फिर वो बेचते हैं मार्केट में जाके, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत हाँ जी। ज़्यादा। अब कैसे है ना, कुछ लोग अपने प्राइवेट जगह पे काम कर रहे हैं। आप इसे जैसे महाराष्ट्र में आम का बगीचा भी आप देख सकते हो, आम मैंने लगाया और मैं खुद बना के बेच भी रहा हूँ। हाँ जी। कुछ समय के बाद ऐसे हुआ वहाँ पर कनाडा में कि लोगों ने क्या किया, वहाँ पर एक संस्था बना ली, एक कमिटी बना ली या फेडरेशन बनाया कि हम लोग 10 लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और जितने लोग बनाते हैं मैपल सिरप उनसे हम खरीद लेंगे, हाँ जी। उनको कुछ कमीशन दे देंगे आपके लिए, अब हम जाके बेचेंगे मार्केट में अच्छे दामों में। तो ये चलता रहा काफ़ी समय तक। अब उन्होंने इसके पीछे भी कारण ये था उनका कि जब इंडिविजुअल व्यक्ति खुद जब बेच रहे हैं, तो अपने हिसाब से भाव लगा रहे हैं और कहीं पर ब्लैक मार्केट में कोई लेके जा रहे हैं या कोई थोड़ा-सा मिक्स करके दे रहे हैं, तो चीज़ें गलत हो रही थी, तो फेडरेशन आने की वजह से कंट्रोल हो गया। फेडरेशन आने के बाद दूसरी बात ये हुई, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास एक्स्ट्रा बन रहा है, काफ़ी मेपल सिरप आ रहे हैं, तो उन्होंने उसे रिज़र्व में रख दिया। रिज़र्व में रखा, बोला जब-जब ज़रूरत होगा तब तक हम बेचेंगे। तो जो व्यक्ति जो हैं उनका बना के होने के बाद जब खरीद रहे हैं, उसके बाद उनके पास पैसे नहीं पहुँच रहे, वो सारे पैसे फेडरेशन के पास आ रहे हैं। अब जितना उन्होंने जमा करके रखे, ड्रम्स में रखे, बहुत सारे ड्रम्स में रखे, एक बार वो चोरी हो गया और चोरी होने के बाद उसके टोटल अमाउंट जो थे 150 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। अच्छा। अभी 150 करोड़ के मेपल सिरप चोरी हो गए और पता ही नहीं चल रहा कहाँ से किसने की। इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ ढूँढा वगैरह, पता चला कि उन्हीं में से जो बाहर घूम रहे इंडिविजुअल, उनके ग्रुप में से किसी ने वो चोरी की, क्योंकि उनको गुस्सा था हम्म। कि हम अच्छे से पहले काम कर रहे थे, आपकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, अभी हम चोरी करके उसको बेचेंगे।
अब यहीं पर वो मिसिंग लिंक आती है कि यहाँ पर वो सही विचार नहीं था। हाँ, उनको जब पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है कि मैंने चोरी की है, क्योंकि मैंने चोरों से चोरी की है। वो खुद भी अच्छा, चोर है और उनसे हमने ले लिया है। हाँ, अब बात ये है कि यही काम आप भारत देश में लेके आ रहे हो। आप अगर ये इकोनॉमी, कल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे काम करोगे, वो मिसिंग लिंक को पहले आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। बिल्कुल। उस भाव को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपके लिए कुछ नहीं। जैसे बैंक में कैसे है, कैशियर के पास पैसे हैं पर उसको पता है कि मेरे नहीं है। हुँ, बैंक मैनेजर को पता है कि सब कंट्रोल मेरे पास है पर पैसे मेरे नहीं है। हुँ, उस भाव को पहले गोपाल जी डेवलप करना पड़ेगा, फिर क्योंकि टेम्पल के ऊपर या कल्चर बेस्ड इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बिल्कुल। आप अगर इस पे काम करते हैं, देश के लिए बात करें, जब इसके ऊपर काम करते हैं, इसके लिए आप चाहिए तो किसी और को जॉब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल आपकी पहचान है। आपकी आइडेंटिटी, एक्चुअली भारत देश की आइडेंटिटी केवल और केवल अपनी परंपराओं की वजह से है। यहाँ पर और किसी की मोनोपोली नहीं है, केवल आप ही का अधिकार है। भूमि आपकी है। हुँ, कोई भी कंपनीज़, गूगल है नंबर 1 कंपनी, अमेज़न है, इतने सारे कंपनीज़ बाहर है, ये आपको नहीं पता 100 साल के बाद ये कंपनीज़ रहेंगी या ना रहेंगी, बिकॉज़ मालिक कोई और है, पर आपके देश के मालिक आप स्वयं हैं। एक बात तो गारंटेड है कि आपका कल्चर यहीं पर है, आपके टेम्पल्स यहीं पर फिक्स्ड है। तो पहले हमें इस इकोनॉमी के लिए काम करने से पहले लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि ये मंदिर का पैसा आपका नहीं है। अभी आप देखेंगे ना, शिरडी जैसे एक जगह है यहाँ पर, हाँ, एक गाँव था पहले, हुँ, पूरा गाँव था। तो वहाँ पर एक महात्मा पहुँचते हैं, साईं बाबा पहुँचते हैं और आज आपको पता है वो किस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। जगह आप देखेंगे, एक भाव की वजह से, भक्ति की वजह से, विश्वास की वजह से कि हमारे गुरु, हमारे ईश्वर वहाँ पर है और पूरा माहौल बदल गया, इतना बड़ा कमर्शियलाइज़ेशन हो गया है अपने आप। वैसे आप तिरुपति जाते हैं, वहाँ पर भी आपको ये देखने मिलता है। कि ये सारी चीज़ें हो रही है, पर अब ये होते समय अगर आप इसको संपूर्ण देश भर में एक बड़ा उपक्रम के हिसाब से देखते हैं और आप हर स्टेट में जाके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर आपको जाना है, तो लोगों को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। आप एक-एक यूनिट ओपन करके छोड़ के नहीं जा सकते। बिल्कुल, लोगों का भाव यही होता है, स्वार्थ आ जाता है कि बिल्कुल। ये मेरे लिए, ये मेरा है, वो मेरा है। ये ना हो, सभी को पता हो ये लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। जो देखो अध्यात्म के अनुसार क्या होता है कि संग्रह न करना। अगर आप संग्रह करेंगे तो वो अधर्म का काम हो जाता है। जैसे ना आदि भगवान शंकराचार्य जो हाँ है, जी, वो किसी एक ब्राह्मण घर के बाहर भिक्षा के लिए खड़े होते हैं और भिक्षा माँगते हैं किसी से और महिला आती है और कहती है रुको, मैं मेरे पास एक्स्ट्रा धन है, मैं आपको लाके देती हूँ। तो उन्होंने हुँ, कहा एक्स्ट्रा मतलब? बोले हम जमा करके रखते हैं। हाँ, बोलते हैं वो नहीं चाहिए। अच्छा, वो खाली जो झोली है वो लेके गए। हाँ जी। मतलब वो हमें नहीं चाहिए, आप संग्रह नहीं कर सकते। सन्यासी के लिए संग्रह नहीं है हाँ, तो लेकिन वो अधर्म का कार्य है। हाँ, ये संस्कार है, बिल्कुल, ये सिखाना पड़ेगा कि अगर देश में भी हर व्यक्ति ये सोच लेना कि मुझे मेरे देश को वेल्दी बनाना है, समृद्ध बनाना है, देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें मुझे देश को आगे लेके जाना, अगर आप और हम सब ये निर्णय लें तो देश ज़रूर आगे जाएगा। पर बिल्कुल, अगर मैं अपने लिए छीनूँगा, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, तब देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये भाव लोगों के पास पहुँचाना है। देखो लोग आते हैं, चले जाते हैं, सब बदलते हैं, राजा बदलते हैं, प्रजा बदलती है, देश यहीं पर है। ये हज़ारों लाखों सालों से यहीं पर है, वो इटर्नल है। अब आप सोचिए कि इस इकोनॉमी में कितनी मजबूती है कि यहीं पर रहने वाला है। सोमनाथ मंदिर जो है हाँ, वहाँ पर भी मूर्तियाँ पानी पे फ्लोट होती थी, हाँ, लिमिटेड, पर टेक्नोलॉज़ी आज नहीं हो। ये ज्ञान आपके पास नहीं है। टेम्पल का उपयोग केवल और केवल ईश्वर की भक्ति पूजा के लिए नहीं होता था। वहाँ पर लोग आके मीटिंग्स करते हैं, गाँव वाले लोग बैठते हैं, अपने संस्कार करते हैं, शादी करते हैं, हर चीज़। बच्चों के स्कूल भी टेम्पल्स में थे। अगर आप देखेंगे नवग्रह की डिज़ाइन है, नॉट्स कैसे बाँधने हैं, वो क्लासेस भी टेम्पल के बाहर ही डिज़ाइन में दी हुई है। मतलब टेम्पल का उपयोग हर वस्तु के लिए, हर एक आपके जीवन में होने वाली घटना के साथ लिंक्ड था उस वक़्त पे। आज हमें ऐसा लगता है कि टूरिज़्म सिर्फ़ जाके आना है, पर वैसे नहीं है, आपको रहना है, देखना है। आप पहले इसे समझिए, कमर्शियलाइज़ेशन जो एस्पेक्ट है, वो बाद में आता है। वो भी ऐसा है वो देखो, आवश्यक है। आवश्यक देखो कैसे है गोपाल जी, ये बहुत छोटी चीज़ है पर बहुत बारीक चीज़ है, समझना होगा।
जब भारत देश में 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण से लेके शूद्र तक, इसको आप पॉजिटिवली देखें। आज भी क्लास 1 ऑफिसर से लेके क्लास 4 तक सपोर्टिंग स्टाफ है, आज भी वैसे हैं। तो अब जो ब्राह्मण है उस वक़्त पे आप पैसे नहीं रख सकते, आप गरीब रहोगे, अमीर नहीं बन सकते। जो क्षत्रिय है, वो संग्रह कुछ हद तक कर सकता है, सिस्टम को ड्राइव कर सकता है, प्रोटेक्शन लेके आ सकते हैं। वैश्य है, जो पैसे जमा करके अपने पास रख सकते हैं। शूद्र भी जो है वो सेवा भाव रख सकते हैं और कुछ पैसे अपने पास भी रख सकते हैं। उस वक़्त पे शूद्र भी बहुत अमीर थे और जो वैश्य है वो भी अमीर थे। इसको आपको ऐसे देखना है ना कि जब ये सिस्टम आज आप उसको अप्लाई करेंगे, काम करते समय, तो वहाँ पर आपको देखना है कि मेरे लिए पैसे हैं कि नहीं है। बिल्कुल। ये पहले सोचना है क्योंकि जो टीचर है, फिलोसोफर है, उसका उद्देश्य पैसे कमाने के पीछे नहीं होना चाहिए। ये भाव ये संस्कृति का भाग है और जो धनाढ्य है, जो वैश्य है, वो पैसे कमाए और उसमें से कुछ प्रतिशत अपने पास, बाकी मेरे समाज के लिए। है ना? जैसे बैंक का उदाहरण दिया, हाँ, बैंक का पैसा किसके लिए है? समाज कल्याण के लिए, लोगों के लिए है। उस भाव को अगर हम पहुँचाएँगे तो सही मायने में इंडिया नंबर 1 आर्थिक स्थिति पे बनेगा ही बनेगा बिकॉज़ कोई भी दूसरी भी आप देखिए आज जो नंबर 1 अर्थव्यवस्था जहाँ पर भी है, कुछ समय आने के बाद आंतरिक संघर्ष हमेशा हिस्ट्री इतिहास कहता है, आंतरिक संघर्ष इतने पीक पे चला जाता है कि वो सिस्टम कोलैप्स हो जाते ही है। इनेविटेबल है, ये होता ही होता है। उसके बाद कौन दूसरा बनता है नंबर 1 वो वही बनता है जो तैयार है। बिल्कुल। जो वेट कर रहा है कि मैं अपनी तैयारी उधर तक लेके जाऊँगा और आज भारत देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि हम वो तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग, केवल हम ही नहीं सभी लोग तैयारी कर बिल्कुल। रहे हैं कि हमें उस स्थिति तक पहुँचना है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने जो विषय रखा है, कल्चर, संस्कृति को लेके, कि हम इसको बढ़ावा दें और जीवन में रोज़ दैनंदिन जीवन में लोग उसका अनुभव करना शुरू करें। तभी आप वो बदलाव देख पाएँगे। बिल्कुल, और मैं तो मानता हूँ इसको चुनौती के रूप में माना था कि हुँ, कुछ लोगों के माइंड में ये हुँ, कन्फ्यूजन है कि जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। डाइल्यूशन होता है उसमें कहीं न कहीं। हुँ, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि आज हमें उसके हुँ, हुँ, अर्थ और काम को भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, हुँ, और उसके लिए जो कैटलिस्ट चाहिए, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था ये सांस्कृतिक धरोहर जी। प्रोवाइड कर रही है। अभी अब मैं कुछ डेटा बताना चाहूँगा। जैसे कल्चरल सेक्टर है, लगभग 4.5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ओह! डायरेक्टली। रूरल हैंडीक्राफ्ट्स है, छोटे-छोटे लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 6 मिलियन पीपल लो उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। फेस्टिवल जो जगह-जगह सब त्योहार वगैरह देश में होते हैं, वो लगभग 2 ट्रिलियन रुपीस एनुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम क्रिएटिव इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी, क्रिएटिव कल्चरल इकोनॉमी का वाइडर एस्पेक्ट को अगर ले लें, तो ये आज भी हमारी जीडीपी में 8 टू 10% कंट्रीब्यूट कर रही है। टूरिज्म में 60% डोमेस्टिक टूरिज्म स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म है। तो इसका जो पोटेंशियल है सांस्कृतिक धरोहर का, कल्चर का, उसको हमें रियलाइज करना है, उसको कैटलाइज करते हुए उसको हमें इकोनॉमी के लिए प्रोपेल करना है। मैंने आपको कुछ कंपनियों के नाम बताया था, लेकिन आने वाले समय में स्पष्ट रूप से ये बहुत तरीके से सब जगह चर्चा हो रहा है कि नेक्स्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत डेवलप हो रहा है, स्पेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, हमारे डिफेंस में, स्टार्टअप फाइनेंशियल उसमें काफ़ी डेवलप हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट यूनिक जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्पिरिचुअल टेक के रूप में आएगा। कई कंपनी एस्ट्रोटॉक है, जो कि ये कुंडली वगैरह के बारे में बताते हैं। वो इस साल उन्होंने 1214 करोड़ रुपया कमाया है। वामा वर्चुअल पूजा का पूरा सिस्टम उन्होंने बना दिया। ये टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअल टेक के रूप में डेवलप हो रहे हैं। मेडिटेशन ऐप के रूप में कंपनीज आ रही हैं। और और बहुत अभी मेरे एक मित्र हैं दादाश्री जी, वो हरिद्वार में ये जो फैमिली ट्री के बारे में वहाँ पे पंडित लोग सब रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो लोग घूमते हैं इधर-उधर जा रहे हैं। अब उसका वो पूरा ऐप डेवलप करके उसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं डेटा। तो स्पिरिचुअल टेक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। ये बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर युवाओं को आगे आके बढ़ना चाहिए।
और अभी सीआईआई की एक रिपोर्ट आई थी कि अयोध्या जो है, जैसे वॉल स्ट्रीट ने या जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जैसे जो रोल कैपिटल मार्केट्स का होता है, अयोध्या स्पिरिचुअल वॉल स्ट्रीट बन सकता है। तो हमें मुझे लगता है कि इसके ऊपर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के रूप में देखना चाहिए, आर्थिक विकास के रूप में देखना चाहिए। यही हम लोगों का संकल्प भी है कि विश्व गुरु भारत के लिए आर्थिक विकास और स्पिरिचुअल जो वैल्यूज हैं उनको बैलेंस करना है। एक आखिरी बात मैं आपसे ये इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारी जो युवाओं के हमारी 65% जो जनसंख्या है वो 35% से नीचे उनकी जो आयु है, वो लोग बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। उनमें एस्पिरेशंस भी हैं, बट उनमें इम्पेशेंस भी है। वह आने वाले समय में उनके पास अवेयरनेस भी है, हिस्टोरिकल अवेयरनेस है, हमारे देश के बारे में वो जानते भी हैं। उनको कैसे हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं? उनको कैसे हम लोग इन नए फील्ड्स की एक्टिविटीज़ में जोड़ सकते हैं ताकि उनमें स्व का भी भाव हो, वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत भी काम कर सकें। तो मुझे लगता है कि इस विषय को अगर हम लेके चलते हैं तो बहुत आने वाले समय में आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास साधन हो सकता है या आपके पास ज्ञान हो सकता है, पर वो शक्ति जो ड्राइव करने वाली है, वो अगर आपके साथ नहीं है, तो आप अपना सपना साकार ही नहीं कर सकते। क्लैरिटी चाहिए उन्हें, जी, जी, थॉट्स की। जी, ज़रूर, ज़रूर। युवा शक्ति फिर होकर भी डोरमेंट रहेगी फिर। और आज हम देखते भी आस-पास बहुत सारे युवा हैं, और आपने जब वो शब्द का उपयोग किया इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब कि अब उनको जो काम करते-करते जो इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, ग्रैटिफ़िकेशन जिसे कहते हैं, वो जल्दी हो। पर ये उसके पीछे का भाव ये है, उनके भीतर जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा है। ऊर्जा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको काम भी बहुत जल्दी-जल्दी चाहिए। इस वक़्त पे क्या करना चाहिए? इस वक़्त पे ये करना चाहिए कि उस ऊर्जा को दिशा देने का काम करना चाहिए। उसमें मैं आपका बहुत जी, बड़ा रोल जी, भी देखता हूँ कि जी, जो जी, पूरी संस्था मैत्रीबोध जी। परिवार है, युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रहे जी, जी, हाँ, हाँ। जैसे हम काम करते हैं, वाईजीपीटी है हमारा, तो जो यूथ ग्रुप है, जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है, तो उनको हम इस ऊर्जा को किस तरह से दिशा देना है और अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है, हम उन्हें सिखाते हैं। और उनको इस जी, फील्ड से जोड़ना कि कल्चर जी, जी, को एक्टिवेट जी, करके इसमें जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी, हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, जैसे मेरा बैकग्राउंड जो है मेडिकल है, हाँ जी। तो हम जब विषय को देखते हैं, तो साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हुँ। विज्ञान के दृष्टिकोण से, कि विज्ञान का यहाँ पर क्या भाव है, क्या रोल है? संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कि संस्कृति है और विज्ञान, क्या ये दोनों साथ-साथ चल सकते हैं? लोग कहते हैं कि अंधश्रद्धा, ये विषय का आता है। तमिलनाडु में जैसे एक मंदिर है, हुँ। देवी मीनाक्षी का बहुत हाँ, फेमस मीनाक्षी मंदिर मंदिर, है। हाँ। हुँ, तो वहाँ पर फिर आप एक विशेष फूल अर्पण करते हैं। हुँ। जैस्मिन फ्लावर, चमेली, जैसे हाँ, वहाँ पर लोकली मलिगई करके उसे नाम कहते हैं। तो वो फ्लावर आप अर्पण करते हो। अब ये ऐसा हो जाता है कि देवी को ये फूल पसंद है, तो इसलिए हम जाके उनको अर्पण करते हैं। तो इसके पीछे का भावार्थ हमें पता नहीं है। तो ये भावार्थ हमको युवाओं को बताना होता है कि ये फूल जो है, ये सीधे तौर पे स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करता है, हुँ। जिससे आपके बाल और आपकी स्किन हेल्दी रहती है। तो अगर स्किन डिसीज़ है, बाल का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस मंदिर पे जाके इस फूल को आपको अर्पण करना रहता है। तो ये जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना, साइंस के पर्सपेक्टिव से ये मिसिंग है। हुँ। तो इस ज्ञान को हमको पहुँचाना होता है। जैसे माता शीतला है, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, हाँ, जिनके हाथ पे झाड़ू है और एक बाउल है जिसमें गंगा जल है, अच्छा। तो वो लेके हैं, और एक फैन भी है और नीम की पत्ती है उनके पास। ये माता जब आती हैं, अभी इनका समय आएगा, कुछ चैत्र महीने के बाद ही शुरू होता है, जब स्प्रिंग का या टुवर्ड्स जैसे हम गर्मी की ओर जाते हैं, तो वो बीच का टाइम में उनकी पूजा होती है। तो उसी टाइम पे हम कुछ ना उनको कुछ अर्पण करते हैं। शीतला का मतलब ही होता है शीतल।
कि आप अपने आप को अब ठंड रखना शुरू करें, हाँ, साफ-सफाई करें, जो बोल है जिसमें गंगा जल है, शुद्धता, शीतलता, उसका अनुसरण करें। तो ये जो मैसेज है आपको, क्योंकि उस वक़्त पे बहुत सारे बच्चों को, ख़ास करके बच्चों के लिए इन्फेक्शन होता था, तो उस माता के पास जाते हैं, उनसे पूजन करते हैं। तो माता का स्वरूप ही ऐसा है कि अगर आपको इस बीमारी से दूर रहना है, तो आपको इन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, फिर बीमारी आपके पास नहीं पहुँचती है। तो ये जो ज्ञान पहुँचाने की क्रिया है, कहीं पर मिसिंग है। हुँ। बात क्या है कि आपके पास, जैसे मैंने कहा ना, टेक्नोलॉज़ी आ भी गई पर बताने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये जो मैंने एस्ट्रो टॉक और ये जो वामा जी, और जी। मेडिटेशन ऐप, ये जो हुँ, हुँ। स्पिरिचुअल टेक में जो युवाओं को प्रोत्साहित करके जी, ऐसे जो पोटेंशियल आपने जी, बताया कि ऐसे सांस्कृतिक जी, जी, चीज़ों में या हमारे रिचुअल्स में बहुत जी, सारी चीज़ें जिसके बैकग्राउंड को वो समझ के जी, जी, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप के जी, रूप जी। में डेवलप। और अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर आपको चाहिए, हाँ, तो कमर्शियलाइज़ेशन जो एस्पेक्ट है वो हावी नहीं होना चाहिए। जैसे आप पंडित के पास जाते हैं, पूजा अर्चना है, अभिषेक के लिए बैठे हैं और ईश्वर के सामने आपने कहा कि आप हमको ₹1000 दें, आपके नाम से हम चढ़ावा दे देते हैं। पर आपने पैसे लिए और पूजा नहीं की है, ये पाप में देखा जाता है। हाँ, तो ये कमर्शियलाइज़ेशन जो एस्पेक्ट इसे कहते हैं। आपने पैसे लिए और वो काम नहीं किया। तो बात ये है कि अगर आप इस टेक को आगे लेके भी चल रहे हो, देखना कि आप सबके साथ न्याय कर रहे हो, केवल बिल्कुल। पैसे नहीं कमा रहे हो। क्योंकि केवल पैसे कमाना अगर न्यायोचित बिज़नेस करना। जी हाँ, सिस्टम देखो बंद हो जाएगी, वो चलेगा नहीं। हमारा ये है कि विश्व गुरु मतलब वो 10 दिन के लिए नहीं है, नो, 10 सालों के लिए भी नहीं है। वो सदैव रहे, लंबे समय तक रहे। हमारा सपना, जो मैत्रीबोध परिवार का सपना 200 साल का है, तो सदैव लंबे समय तक रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये भाव, ये संस्कार, ये लोगों को हमको पहुँचाना है कि ये संस्कार इसी देश से मिलते हैं और कहीं पर भी संपूर्ण विश्व में आपको इस प्रकार का देश दिखाई नहीं देता, इस प्रकार का भाव दिखाई नहीं देता, इस प्रकार के संस्कार दिखाई नहीं देते। अब जैसे मैंने कहा ना, हमारे आदर्श भगवान श्री राम हैं हुँ, और उन्होंने इसी देश को चुना है, इसी देश को उन्होंने चुना है। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति उन्हें अपना आदर्श माने और उन्होंने जो सिखाया उस हिसाब से आप काम करेंगे, अपने आप ही आप समृद्ध हो जाएँगे। हाँ, जो मार्ग दिखाया, धर्म के अनुसार, न्याय के अनुसार, आप वे करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस स्तर तक पहुँचने के लिए। मतलब आपके पास भी आमदनी आएगी, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका परिवार, सभी समृद्ध होंगे और देश भी विश्व गुरु बनेगा। ये सपना देख के हमें आगे चलना है। बिल्कुल। अभी मैं किसी से बात कर रहा था दादाश्री जी, तो वो बोले कि ग्लोबल लेवल पे लोग भारत की तरफ देखते हैं, दे शुड गेट पीस फ्रॉम इंडिया एंड दे वांट टू टेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। हमारा उद्देश्य है कि दे शुड टेक पीस हुँ, एंड प्रोडक्ट आल्सो फ्रॉम इंडिया, एग्ज़ैक्टली तब जाके हमारा बैलेंस या बने। बिकॉज़ इंडियन प्रोडक्ट्स कम विथ पीस। और ये संकल्प ही है। और जी, मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से समृद्ध बन के ही हम, जो आपका जो संकल्प जी, है जी, कि विश्व गुरु भारत को 2047 तक जी, उस स्थान पे अपने भारत को देखें, जी, जी, और उसके सेंटर में कहते भी हैं कि टेम्पल शुड बी एट द सेंटर ऑफ आवर ऑलवेज़, ग्रोथ जी, जी, मॉडल। मैं समाज में लंबे समय से काम कर रहा हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, आध्यात्मिक क्षेत्र के भी, सामाजिक क्षेत्र के भी, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी। लेकिन जो मैंने संकल्प शक्ति महसूस की है आपके साथ जब भी संपर्क में आया हूँ, जो उत्साह जीवन में आता है, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, वो अद्वितीय है। और आज मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस गूढ़ विषय पे आपके साथ मैं चर्चा कर पाया। सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक प्रगति, इसका सम्मिश्रण लेके जो देश को विश्व गुरु बनाने की आपका संकल्प है, उसको पूरा करने में मैं भी अपना कुछ योगदान दे पाऊंगा, तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आपने जो यह बताया है कि जीवन में संयम और बैलेंस की बहुत आवश्यकता है, यह बहुत ज़रूरी है। नहीं तो केवल आर्थिक विकास की बात करें या केवल हम सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की बात करें, तो एक समग्रता से विकास देश का नहीं होगा।
जिस तरह से यूथ को इंस्पायर करके आप देश के विकास और प्रगति में जोड़ रहे हैं, आपके संकल्प के साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसको अवश्य जल्दी पूरा कर पाएँ। जी, जी, ज़रूर। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत आभार और मेरे जीवन में यह प्रेरणादायक क्षण है जो मुझे हरदम याद रहेगा। बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्ते।